हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आज की जो हमारी क्लास है रंगमंच की, उसमें हम यूनिट 1 का पार्ट टू जो है, चैप्टर 2 जो है, हिंदी भाषा हिंदी रंगमंच का परिचय, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हम हाफ पढ़ेंगे, देन हाफ जो है बाद में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपको धीरे धीरे करके जो है सारी चीज़ें अच्छे से डीपली समझ आ जाएं। ओके। हिंदी का पारंपरिक रंगमंच संक्षिप्त परिचय पार्ट 2। सो ये है आपका, इसके अंदर जो चीज़ आपको पढ़नी है, लेकिन हम जो है पारंपरिक रंगमंच का उद्भव और विकास, पारंपरिक रंगमंच की सामान्य प्रवृत्तियों तक ही पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में प्रमुख पारंपरिक नाट्य रूपों को डीपली पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पारंपरिक रंगमंच युग युग का अपना इतिहास संजोए हुए मानव जाति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। पारंपरिक ज्ञान और अनुभव अनगिनत मानवीय कल्पनाओं और स्मृतियों के ताने बाने से इसकी सृष्टि हुई है। ये पारंपरिक विविधताओं में एकता की उक्ति को सार्थक बनाने वाली है। अनेक राज्य, प्रांत, अंचलों में विभक्त भारत देश में कई पारंपरिक शैलियां प्रचलित हैं। इन पारंपरिक शैलियों में प्रत्येक अंचल के प्रभाव से युक्त किसी विशेषता का होना स्वाभाविक है। इसमें कई पारंपरिक शैलियों का रूप नृत्य प्रधान है, तो कहीं गीत संगीत प्रधान, कहीं धार्मिक सरोकार है, तो कहीं लौकिक सामाजिक संस्पर्श। किंतु इस विविधता में भी इस पारंपरिक रंगमंच में समानता का गुण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ज्यादातर लोक नाटक परंपरा अलिखित है, इसलिए विभिन्न पारंपरिक शैलियों के उद्भव और विकास की जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रचलित कथाओं और विभिन्न मतों के आधार पर ही पारंपरिक रंगमंच की सृष्टि के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब ये डायरेक्ट बात ये बोल रहे हैं कि हमारा एक ट्रेडिशनली रूप से बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, उसमें नृत्य है, गीत संगीत है, सब कुछ है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिखित रूप से बिल्कुल भी नहीं रखी गई हैं, अलिखित है। लाइक लोक नाटक परंपराएं। लोक नाटक परंपराएं हमारी सबसे पुरानी परंपराएं हैं। ठीक है, इनको अलिखित रूप में रखा गया है, लेकिन इनको जानने समझने की प्रायोरिटी दी गई है। अब आ जाओ पारंपरिक रंगमंच का उद्भव एवं विकास। लोक परंपरा अथवा पारंपरिक रंगमंच की संज्ञा उन नाट्य रूपों को दी जाती है जो जन समुदाय के आनंद उल्लास की सामूहिक अभिव्यक्ति होते हैं तथा समाज में प्रचलित रूढ़ियों, धार्मिक अनुष्ठानों और लोक कथाओं से जुड़े हुए होते हैं। लोक परंपरा या फिर पारंपरिक रंगमंच की संज्ञा उन नाट्य रूपों को दी जाती है जो लोगों के आनंद उल्लास मनोरंजन की पूरे ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और समाज में रूढ़ियों को, धार्मिक अनुष्ठानों को, लोक कथाओं से भी जुड़े हुए होते हैं। ये पता लगता है सारी चीज़ें कि हाँ, ये हमारे उससे रिलेटेड है, हमारे उससे रिलेटेड। इसके साथ पारंपरिक रंगमंच में भी एक तरह की अन्यायस्था और अनंगपन होता है। ठीक है, अनगणपन होता है, और ये नाट्यों रूपों में ये वाली चीज़ जिसके कारण उसे नियमित नाटकों की धारा से अलग और शायद हीन भी माना जाता है। परंतु भारतीय नाट्य रूपों में एक तो महाकाव्यों, पुराणों और गाथा काव्यों से जुड़े होने के कारण साहित्यिक का गुण है। दूसरे, प्रदर्शन और संरचना के नियम और अनुशासनों का निश्चित पालन किया जाता है। मतलब डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा जो होता है यहाँ पर रखा जाता है सब कुछ। इसी से भारतीय लोकनाट्य विधाओं को पारंपरिक और परंपराशील रंगमंच कहना ही अधिक उपयुक्त है। कि मतलब एक ट्रेडिशनल चीज़ों को यूज़ किया जाता है और उसमें डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ें हेल्पफुल भी रही हैं हमारे सभी चीज़ों को दर्शाने में, दिखाने में। जबकि हमारे लोक रंगमंच में परंपरा तो है, परंतु एक निश्चित खुलापन भी है। इसी से लंबे समय से चले आने वाले इन नाट्यों रूपों को पारंपरिक रंगमंच का नाम देना अधिक उपयुक्त है। इनको पारंपरिक रंगमंच का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये एक पहली बात है कि बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। दूसरी चीज़, चले आ तो रहे हैं, उसमें डिसिप्लिन को, अनुशासन को, बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटी के साथ रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम ये मान लेना शायद उचित होगा कि संस्कृति को महान नाटकों के रूप में प्रतिफलित हुए और दूसरी ओर अनेक रूपों में, शैलियों में भारत के विभिन्न प्रदेशों और पारंपरिक रंगमंच के रूप में प्रवाहित होती है। कि मतलब कहीं किस तरीके से रूप में साबित होती है, कहीं किस तरीके से साबित होती है, लेकिन है वो वही चीज़ जो वो साबित करना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें परंपरा।
परंपरा देखो हमारा होता है ट्रेडिशन। वैदिक साहित्य में स्वतंत्र विधा के रूप में नाटक का अस्तित्व नहीं मिलता है, परंतु ऋग्वेद में लगभग 1 दर्जन संवाद सूत्र हैं जिनमें कथानक एवं नाटकीय कार्य व्यापार की कुछ झलक मिलने के कारण विद्वानों ने नाटक का पूर्व रूप माना है। ठीक है, ये चीज़ हमने नाट्य शास्त्र में पढ़ी थी कि उन्होंने भरत मुनि ने ब्रह्मा से इंस्पायर होके सब चीज़ होके अपने नाट्य शास्त्र को लिखा था और उसमें चारों वेदों को इंक्लूड करा। इनफैक्ट खुद नाट्य शास्त्र को 5वां वेद का नाम दिया। तो ऑब्वियसली बात है, फिर तो ऋग्वेद में सब चीज़ें मिलनी ही मिलनी है। ऋग्वेद में सारी चीज़ें, ऋग्वेद में चारों वेद आते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और ये सारे वेद में ही हमारी इन्होंने कहा है कि ये चीज़ों का जो हमारा एक एग्जाम्पल है, एक सैंपल है, वो मिलता है। अधिक प्रसिद्ध एवं नाटकीयता से परिपूर्ण संवाद सूत्र है पुरूरवा उर्वशी संवाद, यमयमी संवाद, विश्वामित्र नदी, नेमा भार्गव और इंद्र और अगत सत्य, लोपामुद्रा संवाद। रामायण और महाभारत दोनों में ही नाट्य प्रदर्शन का उल्लेख मिलता है और विवरण के आधार पर इन्हें पारंपरिक रंगमंच की प्रस्तुतियां माना जा सकता है। पतंजलि के महाभाष्य में कंसवध एवं बलिवध नामक 2 प्रदर्शनों का नाम आया है। बताया गया है कि शौभ ने कंस का वध अथवा बलि को बांधने का अभिनय करते हैं और ग्रंथित कथा गायन करते हैं। मतलब ये सब नाटक के रूप में दिखाए जा रहे हैं। इनके नाम आपको याद करने ज़रूरी हैं, इनके नेम आपको मेंशन करने हैं परंपरा में। ठीक है, स्पष्ट है कि प्रस्तुति की ये शैली पारंपरिक रंगमंच की है। जैनों के राउपैसनीय सूत्र में तीर्थकर चरित्र नामक नाट्य विधि का उल्लेख मिलता है, जिसे महावीर के देवलोक से अवतार और उनके सांस्कृतिक जीवन की घटनाओं को नृत्य संगीत के साथ प्रस्तुत किया गया था। आज के रामलीला और रासलीला जैसे धार्मिक नाट्य रूपों के मूल तत्व अवतार के चरित्र का संगीत का साथ प्रस्तुतिकरण के कारण इसे हमारे पारंपरिक रंगमंच की पूर्व पीढ़िका कहना उचित होगा। ठीक है, क्लासिकी रंगमंच में रूपक और उपरूपक इन 2 प्रकार की प्रस्तुतियों का उल्लेख है। इनमें से उपरूपक और कई रूपक भेदों में भी पारंपरिक रंगमंच की विशेषताएं मिलती हैं। उपरूपकों के विवरण में बताया गया है कि कथानक पौराणिक होते हैं, संगीत और नृत्य की प्रधानता होती है और लोक भाषा का भी यूज़ किया जाता था। श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, इनको तो आपने 11, 12, 9, 10th में पढ़ा ही होगा, ये अभी तक आपके सामने थे। इन उपरूपकों में अधिकांश की एकाध पुस्तक भी नहीं मिलती है। ये लोक नाट्य रूप में जीते हो। ठीक है, मतलब ये कि लोक नाट्य हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ये अलिखित है, ये लिखित नहीं है और इनका जो है प्रूफ भी नहीं है। साहित्य दर्पण में पारंपरिक नाट्यों का पूर्व रूप मानना संगत लागत है। 18वां उपरूपक का विवरण है और उनमें से नाट्य रासक और हमारे हल्लीसक आदि को रास, चर्ची, फागुन आदि एक ट्रेडिशनली नाट्यों के रूप में माना जाता है। ठीक है, वैष्णव भक्ति आंदोलन पौराणिक और सामाजिक कथानकों को लेकर नकल, स्वांग और निरंतर लोक के बीच प्रचलित रहे। वैष्णव भक्ति का प्रादुर्भाव होने पर उनका प्रभाव संगीत, वस्तुकला, मूर्तिकला, साहित्य सभी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। वैष्णव भक्ति धारा में ईश्वर के अवतार राम और कृष्ण की लीलाओं के गान एवं उनका नाटकीय प्रस्तुतिकरण भक्ति के प्रधान भूमिका के रूप में स्वीकृत हो गया। रामलीला और रासलीला के प्रादुर्भाव एवं विकास में भक्ति आंदोलन का निश्चित योगदान है। ठीक है, भाषा नाटक 14th सेंचुरी तक संस्कृत नाटकों का रूप प्रवर्तित होने लगा था। ठीक है, प्रस्तुतियों में गीत और नृत्य का प्रयोग बढ़ गया था। भाई 14th सेंचुरी तक संस्कृत नाटकों में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगे थे और उस समय देश के अलग अलग भागों में ऐसे नाटक लिखे जाने लगे जिनमें संस्कृत संवादों के साथ भाषा गीतों का समावेश भी होगा। मिथिला में कृनितिया नाटकों की रचना हुई और असम में शंकर देव ने अंकिया लिखे। इन नाटकों के कथानक पौराणिक होते हैं और संगीत नृत्य का अत्यधिक प्रयोग होता है। ये नाट्य प्रस्तुतियां हमारे पारंपरिक रंगमंच का भी अंग बनी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रास की परंपरा।
रास नृत्य का उल्लेख उपरूपकों के प्रकरण में रासक और हल्लीसक के रूप में किया गया है। शारदातने ने चरचरी का भी उल्लेख किया है। 15वीं सेंचुरी तक ब्रजमंडल देश के विभिन्न भागों में अपने वाले वैष्णव भक्तों का केंद्र हो गया है। 15वीं सेंचुरी तक, अब जैसे अभी हमने 14 में पढ़ा कि वैष्णव के उसमें संस्कृत का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा, सब हुआ, और वो 15वीं सेंचुरी में और भी ज़्यादा बढ़ गया। कृष्ण की लीलाओं का गान और रास नृत्य की संकल्पना तो थी ही, उसके साथ चरित्राभिनय की संकल्पना भी जुड़ गई और अभिनय, संवाद, नृत्य और भाषा गीतों से संपन्न रंग पद्धति अथवा रास लीला आरंभ हो गई। रामायण के अभिनय का उल्लेख हरिवंश पुराण में मिलता है, जहां प्रद्युम्न ने नट बनकर बाणसुर के दरबार में रामायण का अभिनय प्रस्तुत किया था। रासलीला के प्रभाव स्वरूप रासलीला नाम ग्रहण करके और तुलसी के रामचरितमानस का आधार लेकर रामलीला समूचे हिंदी प्रदेश का प्रधान पारंपरिक नाट्य बन गई। मतलब ये बताया जा रहा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, किसने कैसे किसको क्या करा, कौन सा किसको रोल मिला, किसने उसको किस तरीके से कौन सी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया, ठीक है, अपने नाटक से इफ़ेक्टिव बनाया। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमें इसमें जानने को मिली। 16वीं शताब्दी से लेकर अब तक पारंपरिक रंगमंच के विविध रूप विभिन्न प्रदेशों में व्यापक रूप से प्रस्तुत होने लगे। सांग, नौटंकी, जात्रा, मंच, ख्याल से सभी जन सामान्य के बीच अत्यधिक लोकप्रिय होते गए और आज तक लगभग उसी रूप में प्रस्तुत होते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही पश्चात प्रभाव के कारण नागर रंगमंच का विकास हुआ और उसका स्वरूप और प्रस्तुति पाश्चात्य पद्धति पर ही होने लगी। नए नाटककार एवं निर्देशक फिर पारंपरिक रंगमंच की लोक एवं गहरी व्यापक लोकप्रियता और हमारी अपनी जड़ों की पहचान तथा उनमें फिर से एक नए रूप में पारंपरिक रंगमंच की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सरकार की ओर से भी पारंपरिक नाट्य प्रस्तुतियों को बढ़ावा और सहायता मिल रही है और हमारे पारंपरिक रंगमंच जो भी विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग शैलियों और बोलियों में बराबर समूचे देश लोक संस्कृति का कला श्रृंगार बना रहे हैं और नागर संस्कृति में भी समाहित हो रहे हैं। ठीक है भाई, सीधी बात यह है, इन्होंने बोला है 14 से 16 सेंचुरी में, पॉइंट वाली बात है स्टूडेंट, कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं। संस्कृत भाषा का डेवलपमेंट हुआ, उसके साथ साथ हमारे नाट्य शास्त्रों का डेवलपमेंट हुआ। रासलीला, रामलीला में इफेक्टिव नाट्यकार आए, उन्होंने अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस को यूज़ करने की कोशिश करी और उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित बनाया, इफेक्टिव बनाया। ठीक है, अब आ जाओ पारंपरिक रंगमंच की सामान्य प्रवृत्तियाँ। ठीक है स्टूडेंट, हम इसको पढ़ते हैं। पारंपरिक नाट्य परंपरा प्रधानता मौखिक रही है और इसलिए उसके आलेख सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, परंतु फिर भी अभिव्यक्ति की विविधता, संपन्नता और परिणाम की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। अधिकतर ये माना जाता है कि पारंपरिक नाटक एक रूपहीन कृति होती है और उसकी रचना के कोई भी नियम और व्यवहार नहीं होते हैं, लेकिन भारतीय पारंपरिक रंगमंच में ऐसी बात नहीं है। युगों से चले आने वाले हमारे पारंपरिक नाट्य रूपों में सुनिश्चित नियम और रूढ़ियाँ हैं और अलग अलग प्रदेश और शैलियों के नाट्य रूपों में कुछ प्रवृत्तियाँ भी सामने रखी गई हैं। पहली है कथानक और विषय वस्तु। कथानक और विषय वस्तु। पारंपरिक रंगमंच में 3 प्रकार के कथानक हैं: पौराणिक कथा या पात्रों से संबंधित, दूसरे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया के रूप में जीवन को प्रदर्शित करने वाली कथा, और तीसरी प्रेम और शौर्य के आख्यान को। ठीक है, प्रेमाख्यानों की परंपरा सांग और संगीत में विशेषकर विकसित हुई है। संगीतों में सबसे स्पेशलिटी रूप से उसको दिखाया गया है कि हाँ, इस चीज़ को प्रायोरिटी पर रखा गया कि संगीत, गीत संगीतों को यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, इस वे में रखा गया। ठीक है, इसके अलावा है धार्मिक नाटकों में पौराणिक कथानकों का प्रयोग किया जाता है। रामचरित्र, कृष्ण कथा, सत्य हरिश्चंद्र और प्रहलाद चरित्र के कथानक असम से केरल तक के हर नाट्य रूपों में अभिनीत होते हैं। लोक कथानक पर आधारित नाट्य रूपों में भी पौराणिक कथाओं से संबंधित नाटक अवश्य खेले जाते हैं, जैसे मंच पद्धति में रामलीला मंच, नौटंकी में रामायण अथवा सत्य हरिश्चंद्र जैसे नाटक। ठीक है, सत्य हरिश्चंद्र जैसे नाटकों को, इन सबको प्रायोरिटी इन्होंने बोला दी जाती है, जबकि इन सब का जो रिकॉर्ड है, ये सब कुछ है, मिलता नहीं है। उसके बावजूद भी भारत में इन सब का रिकॉर्ड बहुत ईजिली तरीके से अच्छे से मिल जाता है।
ठीक है। एक और रोचक रूढ़ी ये भी है कि जहाँ लौकिक नाट्य परंपरा के नाटकों में सामाजिक जीवन के कुछ परिचित व्यापारों का उल्लेख अथवा सामाजिक कुरीतियों पर स्पष्ट व्यंग्य प्राप्त प्रमुख स्थान रखता है, वहाँ धार्मिक नाटकों में भी बीच बीच में लाए जाने वाले छोटे प्रसंगों और कथा के बीच में ही स्थानीय अधिकारी और किसी प्रवाद पर छींटाकाशी कर दी जाती है। ठीक है। तमिलनाडु में नाट्य रूप तेरुकुत्तु में कथानक पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। ठीक है। पौराणिक कथाओं पर, बहुत पुराने उन्होंने बोला है, बहुत पुराने उस पर डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों को नया या उस पर लिया गया है। अगेन वही वाली बात आ गई है कि ये इसके रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन भारत में इसका रिकॉर्ड रखना एक बहुत आम बात है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कभी कभी तो गंभीर प्रसंगों के बीच किसी स्थानीय राजनीतिक नेता या व्यापारी के बारे में ऐसी तीखी व्यंग्यात्मक चुटकी ली जाती है कि समूचे दर्शक समाज में ठहाके गूंज उठते हैं। गुजरात के भवाई में कंजूसी व्यापारी और रूढ़िवादी सामाजिक मुखिया की खिल्ली उड़ाई जाती है। भारतीय जन की विनोद प्रवृत्ति, ठोस बुद्धि और तीखी प्रतिक्रिया इन प्रसंगों में दिखाई देती है। ठीक है। इसको बोला गया कि ये सब चीज़ें जो हैं दिखाई देती हैं यहाँ पर। इनसे ये भी स्पष्ट होता है कि भारत का तथाकथित अनपढ़ मनुष्य भी बदलती हुई परिस्थिति और सामाजिक समस्याओं से भली भांति परिचित है। उसको पता है, अगर वो पढ़ा लिखा भी नहीं है तो उसको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे किस सिचुएशन से कैसे कब कहाँ निकलना है। पारिवारिक रंगमंच जहाँ मनोरंजन करता है, धार्मिक मनोभावों की अभिव्यक्ति करता है, वहाँ उपदेश भी देता है। उपदेश मतलब कोई ना कोई मैसेज जरूर देता है, और सामाजिक यथार्थ पर निरंकुश टिप्पणियां भी रखी जाती हैं। नेक्स्ट है संवाद और भाषा शैली। संवाद और भाषा शैली तो हमने अभी देखी है। देखो, मैं इसको बहुत नॉर्मल तरीके से आपको समझाती हूँ। हमने अभी देखा कि संस्कृत को डेवलप किया गया, संस्कृत उभरी, संस्कृत के बारे में हमें पता लगा। ठीक है। उसके अलावा हमें ये वाली चीज़ की संवाद शैली बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और अच्छी रखी जाती थी, ताकि सभी लोग उसको समझने में कैपेबल हो सके। और संवाद शैलियों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पारंपरिक बोलियों को यूज़ किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था, जिससे हमें संवाद समझने करने में हेल्पफुल होता था। नाट्य लेख। सभी क्षेत्रों और जनपदों की पारंपरिक नाट्य शैली में अभिनय, परिदृश्य, गान और एकलापी कथनों की प्रचुरता रहती है। इन नाट्य रूपों का पाठ्य अंश बिल्कुल सुनिश्चित और स्थिर नहीं होता है। लिखित पाठ्य का प्रयोग करने पर भी उनको बदलते जाना एक स्वाभाविक सी बात है। पात्र सदा लिखित पाठ्य से बंधे नहीं रहते हैं। बोलते समय उन्हें जो भी बात सूझती है वो उसको बता देते हैं। ठीक है। ये वाली बात हकीकत है कि आप कितना ही डायलॉग याद कर सकते हो, कितना ही सब कुछ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको एक्टिंग करने में, अभिनय करने में उस चीज़ को याद करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और आप वहाँ पर उसको डिवाइड कर देते हो अपने ही डायलॉग से, और वहाँ पर वो बोल देते हो। संगीत और नृत्य का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है। रंगमंच में गायन का और नृत्य का, इन सब का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था। उत्तर भारतीय नाट्य रूपों में हिंदुस्तानी पद्धति और दक्षिण भारतीय रूपों में कर्नाटक संगीत यूज़ हुआ करता था। इसके अलावा गायक वृंद आ जाओ। लगभग सभी नाट्य रूपों में एक गायन मंडली होती है। पात्रों के संवाद गायन के अतिरिक्त ये सूत्रधार के साथ कथा गायन में भी योग देते हैं। इसके अलावा सामूहिक गान भी सामाजिक द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। सामाजिकों द्वारा गायन कभी कभी छोटी मोटी भूमिका भी करते हैं, जैसे रासलीला में सामाजिकों में से कोई उठकर दुपट्टा ओढ़कर यशोदा की भूमिका के दो संवाद बोल देता है। फिर गायकों के आकार शामिल हो जाते हैं। ठीक है। गायकों में शामिल हो जाते हैं, तो वो इस तरीके से है। पात्र और चरित्र चित्रण सबको उनके हिसाब से दिया जाता है कि जो जिसमें रोल में ज़्यादा बेटर फील कर सकता है, उसको ज़्यादा तरीके से एक पारंपरिक रूप में दिखा सकता है, यहाँ पर हम उसको प्रायोरिटी देंगे। मंच विधान। पारंपरिक रंगमंच की प्रस्तुति अधिकतर खुले मंचों पर होती है। ठीक है। खुले मंचों पर होती है, ये तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है। इसके साथ साथ कभी कभी मंदिरों के साथ लगे हुए स्थानों में अथवा मेलों, तमाशों, शामियानों में मंच बना लिए जाते हैं। कभी तो सड़क पर या ग्रामों में पंचायत घर में नाट्य प्रस्तुति होती है। कुछ नाट्य रूप जैसे अंकिया नाट या रामलीला के मंचों की अपनी विशेषता होती है। मंच पर दृश्य सज्जा की सामग्री कम से कम होती है। कुछ छोटे छोटे उपकरण मात्र होते हैं, जिन्हें उठाने रखने का काम पात्र खुद ही करते हैं। अभिनय क्षेत्र को नाटकीय कथा के अनुसार किसी प्रकार की विशेषता नहीं दी जाती है। दृश्य सज्जाहीन वही मंच कभी महल बन जाता है। ठीक है। कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। अब
ये कोई फिल्म की तरह तो है नहीं ना, वो नहीं थी उस टाइम पर, टेक्निक्स नहीं थी, तो एडिटिंग वगैरह कहाँ से करते, क्या होता, इस वजह से। ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ अभिनय क्षेत्र को नाटकीय कथा के अनुसार तो कभी नदी का किनारा और उसमें रखा हुआ एकाकी स्टूल, कभी सिंहासन बनता है, कभी निकुंजों का आसन, और कभी सरिता तट की सीढ़ी जिस पर काल्पनिक कपड़े रखकर नायिका स्नान करने उतर जाती है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को मंच में उभारा जाता है, बताया जाता है। वेशभूषा और मुख्य सज्जा, जैसे अभी हमने पढ़ा कि मुख्य सज्जा, वेशभूषा, इन सब पे इतनी प्रायोरिटी को नहीं दिया जाता था, इन सबको इतनी प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता था। ठीक है, इसको, इन चीज़ों को इतना नहीं, बस स्टेज पर उसी स्टेज पर, उसी मंच पर, उसी रंग मंच पर जो भी चीज़ें हुआ करती थी उनको जल्दी जल्दी एडजस्ट करा, उन्हीं चीज़ों को डबल डबल इस्तेमाल कर लिया, कुछ कर लिया। मुख्य सज्जा जो होती थी उसमें भड़कीलेपन के आग्रह रहते थे, मुर्दा सिंगी, कोयला, काजल, गेरू, चमकदार अबरक, कहीं कहीं तो रंग बिरंगी पन्नी, इस सभी का यूज़ किया जाता था। ये सब आमतौर पे यूज़ होते थे। संस्कृत रंगमंच के कुछ पात्र और रूढ़ियाँ, पारंपरिक नाट्य रूपों में कुछ पात्र और रूढ़ियाँ संस्कृत से लिए गए हैं। ठीक है, जैसे अभी 14वीं सेंचुरी में संस्कृत बहुत ज़्यादा उभरी थी, इस वजह से संस्कृत को यहाँ पर प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रमुख पारंपरिक नाट्य रूपों को पढ़ेंगे स्टूडेंट। आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन या कोई डाउट या कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। So thanks for the watching and best of luck all.